नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो भारत और चीन के बीच में संबंध लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। पैंगांग लेक के आसपास की बात करें तो वहां भारत और चीन की सेनाएं आमने-सामने हैं। भारत की सेना ने तमाम ऐसी जगहों पर अपनी पैठ बना रखी है जहां पर चीन के लिए बेचैनी होना स्वाभाविक है। पैंगांग लेक में चीन के लिए बेचैनी बढ़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारत और चीन के बीच में बातचीत भी चल रही है, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। आखिरकार चल क्या रहा है? क्या खिचड़ी पक रही है? इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने-माने जर्नलिस्ट सचिन बुधौलिया जी, जो यूएनआई के जर्नलिस्ट हैं और विदेश मामलों और रक्षा मामलों के एक अच्छे खासे जानकार हैं और इस पूरे घटनाक्रम पर वो लगातार नज़र रखे हुए हैं। सचिन जी, आपका न्यूज़ स्टेशन में स्वागत है। नमस्कार। सचिन जी, क्या चल रहा है भारत और चीन के बीच में? अगर हम इस समय की बात करें, अभी कोई आपस में प्रोग्रेस तो होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगर पूरा घटनाक्रम देखें, तो पैंगांग लेक पर भी जस की तस स्थिति बनी हुई है। भारत जहाँ पर बैठा हुआ है, वहीं पर है और चीन बेचैन है। क्या हो रहा है सर? सिद्धार्थ जी, ये 5वां महीना है दोनों देशों के बीच में जो सैन्य गतिरोध पैदा हुआ लद्दाख में। और उसके पहले लद्दाख का गतिरोध सामने आने से पहले आपने देखा होगा कि उत्तर सिक्किम से ये चीज़ शुरू हुई है। ये कोई चीन की सेना की सोची-समझी कोई साजिश मालूम देती है। जिस तरह से उन्होंने गलवान घाटी में भारत के सैनिकों के ऊपर हमला किया 15 जून की रात में। फिर इसके बाद में उन्होंने कोशिश करी 29 और 30 अगस्त की रात में। हमारी सेना ने 29 और 30 अगस्त की रात में उनको कोई मौका नहीं दिया और हम लोगों ने भी ऑफेंसिव डिफेंस अपनाते हुए आगे बढ़ करके लद्दाख में कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर अपना हमने अपना कैप्चर कर लिया, जिसके कारण से उनके मन में भी अब वो लग गया है कि भारत का जो एग्रेशन है वो उसका मुकाबला कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। वो काफ़ी डिफेंसिव हो गए हैं वहाँ पर। अब इसके बाद में जो अभी बातचीत के क्रम में आप देखेंगे कि एक तरफ तो सैनिक कार्रवाई उधर उस तरह से जारी भी थी। टेबल के ऊपर जो बातचीत जारी है, वो भी हमारी चल रही है। हमारे बीच में सैनिक स्तर की अगर आप बातचीत करेंगे, तो लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत लगभग 6 राउंड की हो चुकी है हमारे बीच में। 7वीं राउंड की बातचीत अभी प्रस्तावित है, वो भी जल्दी होगी। उसके पहले मॉस्को में हमने देखा होगा कि एससीओ का जो शिखर सम्मेलन था, वहाँ पर रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में जब हमारे रक्षा मंत्री गए, तो उनके रक्षा मंत्री ने 2-3 बार रिक्वेस्ट करके हमारे रक्षा मंत्री से मुलाकात की। हमारे रक्षा मंत्री ने उनको बहुत अच्छी तरह से बताया भी, भारत की पोजीशन भी अपनी रखी। विदेश मंत्री भी गए जाकर के, विदेश मंत्री भी मिले, वहाँ पर 5 सूत्रीय फार्मूला भी तय हुआ। लेकिन सिद्धार्थ जी, आप ये देखिए कि वो जितने फार्मूले तय करते हैं, वो सारे के सारे इम्प्लीमेंटेशन का एक ही तो रास्ता देखते हैं कि भारत उसको इम्प्लीमेंट करे। वो इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, ना तो वो उसके बारे में कुछ कहते हैं और जब हम उनसे कहते हैं कि आप इम्प्लीमेंट करिए, तो उसका कोई उत्तर भी नहीं आता है कहीं से। ग्राउंड ऊपर खाने बयानबाजी में सब कुछ चीज़ें चल रही हैं, लिखित बयानों में सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उसका ग्राउंड के ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखाई देता है। ग्राउंड के ऊपर अगर कोई चीज़ दिखाई देती है, तो सेनाएँ एकदम अपने जो चीन की सेनाएँ हैं, वो पूरे एग्रेशन में दिखाई दे रही हैं और किसी भी तरीके से वो पीछे हटने या झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इस कारण से हमारी सेनाओं को भी मजबूती के साथ में मोर्चा संभालना पड़ रहा है। यहाँ पर मैं जिस बहुत महत्वपूर्ण बात को मेरा एक हंच था, अपना व्यक्तिगत रूप से मानना भी था, लेकिन उसके कई सूत्र जो हैं वो अब ज़मीन के ऊपर नज़र आने लगे हैं, खबरें आने लगी हैं। मैं उसका उल्लेख यहाँ पर आपके सामने करना चाहूँगा। आपने रिपोर्ट्स कुछ देखी होंगी कि चाइना ने नेपाल की कुछ ज़मीन के ऊपर अतिक्रमण किया है। अभी 2-3 दिन पहले एक खबर आई थी कि हुमला। देखिए, तो नेपाल से तो बड़ी दोस्ती के तमाम तरीके की चीज़ें चल रही। कहा जाता है नेपाल और चीन आपस में बड़े अच्छे दोस्त हैं और ऐसे में ये खबर कि उनकी जगहों पर कब्ज़ा कर रहे हैं, वाक़ई चौंकाने वाली चीज़ है। चीन किसी के दोस्त हैं नहीं, चीनी किसी के दोस्त नहीं हैं। उनके अपने-अपने एजेंडे हैं और वो अपने एजेंडे के हिसाब से चल रहे हैं। ये उन्होंने बार-बार अभी भी साबित कर दिया है। हम 5 महीने से तो हम लोग देख रहे हैं।
तो हम लोग तो भारतीय हैं, हम लोग अपनी दृष्टि से चीज़ों को देख रहे हैं और अपनी दृष्टि से उसका विश्लेषण कर रहे हैं। अब नेपाल भारत के लोग का पुराना अनुभव रहा है, जो भारत चीनी भाई-भाई करके उन्होंने जिस हाँ, तरीके से छुरा और घोंपा था, नेपाल ने हमसे सीखा नहीं लग रहा है। हमको तो ये सूचनाएँ नेपाल की मीडिया के माध्यम से ही आ रही हैं। हमने कोई अपना हमारे कोई लोग वहाँ नहीं बैठे हैं। वहाँ के अखबारों में ये खबर छपी कि हुमला में वहाँ पर आगे बढ़कर उन्होंने करीब 8-10 स्ट्रक्चर तैयार कर लिए। वहाँ पर सरकार ने, उनके गृह मंत्रालय ने काठमांडू से आदेश दिया वहाँ के जिलाधिकारी को, उप जिलाधिकारी को कि वो जाकर के स्थान का निरीक्षण करें और पता लगाएँ कि वहाँ पर क्या हुआ। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, अब फिर उसको जो भी वो करें। इसी बीच में खबर आई कि वो गोरखा जिले में कई और जगह अतिक्रमण कर रहे हैं वो। तो अगर ये लगातार ये कोशिश चल रही है जाके, तो इसमें अगर आप पीछे बैकग्राउंड में जाएँ, तो जो मैं कई सारी घटनाओं को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। जब नेपाल में वो मानचित्र का विषय उठा, वहाँ पर लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख का एरिया पर जब नेपाल ने अपना अधिकार जताया, तब भी हम लोगों ने यही कहा था कि भाई ये तो हम लोगों की आशंका थी कि चीन के इशारे के ऊपर ये किया जा रहा था। अब ये चीज़ और स्पष्ट होती चली जा रही है कि उसमें चीन का क्या रोल था। हुमला का इलाका उससे लगा हुआ इलाका है। अगर आप देखें कि चीन अगर हुमला के एरिया में आगे बढ़ रहा है, तो वो कल के दिन आप मान के चलिए कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, काला पानी वाले क्षेत्र पर भी वो अपने कदम आगे बढ़ाएगा। वो नहीं रुकेगा और वो भारत और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट है, इस चीज़ का फ़ायदा उठा कर के अपने कदम वहाँ जमाने की कोशिश करेगा। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट और भी आई थी और उसमें सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाई गई थी कि उसने मानसरोवर झील के उत्तर पूर्व की दिशा में एक जगह पर वहाँ पर एक मिसाइल का लॉन्चिंग पैड भी उसने बनाया है। तो ये सारी तैयारी वो ये कर रहा है यहाँ पर कि आने वाले समय में ये एक बड़ा बैटल ग्राउंड हो जाए और भारत को यहाँ पर एक ऐसी लड़ाई में फंसा दिया जाए जो उससे ना लड़ते बनी जाए और ना भागते बना जाए। तो वो एक तैयारी चल रही है जो एक हमारी दृष्टि से एक बड़ा खतरा है और भारत की रक्षा एजेंसियां निश्चित रूप से इस खतरे को समझ रही होंगी और उसको हम लोग सभी लोगों को समझना चाहिए और उसको हमें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये देखिए, सचिन, आप बता रहे हैं सर, वो मानसरोवर का इलाका अगर हम देखें तो हिंदुओं के लिए, बौद्धों के लिए और जैनियों के लिए बड़ा पवित्र माना जाता है और ऐसा इलाका है जिसमें भारत में तमाम लोग प्राचीन काल से मानसरोवर की यात्रा करते रहे हैं। भारत के लिए ये बड़ा, हम कह सकते हैं, धार्मिक और भावनात्मक विषय है। तो मानसरोवर में सैनिकों का जमावड़ा करना क्या चौंकाता नहीं आपको? चौंकाया तो था, पहली बार ये एक चौंकाने वाली घटना ज़रूर लगी, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल भी नहीं है। आप अगर पीछे जो मध्यकालीन इतिहास जाएँ या उसके पूर्व का इतिहास अगर आप देखें जाकर के, तो भारत पर जब से जो बाहर के विदेशी आक्रांताओं ने जब-जब हमले किए, चाहे महमूद गजनवी रहा हो, मोहम्मद घोरी रहा हो, बाबर रहा हो, जो भी बाहर से आए, उनके आप हमला करने की जो भारत पर जो पैटर्न है, उसका अगर आप देखेंगे, तो उनकी सेनाएँ बहुत छोटी होती थीं। वो बहुत क्या कहते हैं, क्रूर होते थे। उनके अंदर कोई मानवीयता की नाम की चीज़ नहीं होती थी। जबकि भारत के अंदर युद्ध में भी धर्म का एक बहुत बड़ा स्थान रहा और धर्म का स्थान होने के कारण से डूज़ और डोंट्स जो होते हैं, वो बहुत स्पष्ट रूप से होते थे और किसी के बीच में कितनी ही शत्रुता क्यों नहीं होती थी, वो मानवीयता के आधार पर डूज़ और डोंट्स का बड़ा पालन करते थे। तो उसी चीज़ का फ़ायदा हम लोग उठाते थे। हमारी जो धार्मिक आस्थाएँ थी, उसके साथ में उन विदेशी आक्रांताओं ने खिलवाड़ करके जब अपनी सेना लेके चलते थे, उसके आगे गायों का झुंड लेकर के चलते थे और वो गायों का झुंड आगे छोड़ देते थे। तो जो हिंदू राजा होते थे, वो उसके मुकाबले में जब वो खड़े होते थे, तो वो गायों का झुंड आते देख करके उनके सैनिक उनके ऊपर अपने शस्त्र नहीं चलाते थे। तो होता ये था कि वो जब गायें सेना में आती थी, तो इधर हिंदुओं की सेना तितर-बितर हो जाती थी और वो जो विदेशी आक्रांता हैं, जिनका भारत की आस्था से कोई लेना-देना नहीं है, वो उसका लाभ उठा करके भारत की सेना के ऊपर वो अपना वर्चस्व बनाते थे और बाजी को अपने हाथ में लेते थे। इस प्रकार से वो भारत के बहुत बड़े हिस्से में काबिज हो पाए। इसी प्रकार का पैटर्न यदि आप देखें, तो हमको जिस समय यही आप देखेंगे कि कैलाश मानसरोवर के पास में उसको लॉन्चिंग पैड बनाने की आवश्यकता क्या है? या आप देखें हुमला में और वहाँ पर मिलिट्री अचानक से सेना का जमावड़ा बढ़ाना और सेना का जमावड़ा बढ़ाने के बाद में ये क्या करने वाले हैं, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत आसान हो जाता है।
ये कैलाश मानसरोवर को उस जैसे उन विदेशी आक्रांताओं ने गाय का इस्तेमाल किया था हमारी आस्था का दोहन करते हुए, और कि ये इनके लिए लड़ना भी मुनासिब, लड़ भी नहीं पाएंगे और कुछ भाग भी नहीं पाएंगे और इस प्रकार से वो लड़ाई जीत लेंगे। तो ये एक चीनी डिजाइन ये दिखाती है कि कैलाश मानसरोवर के एरिया में हमारी सेनाएं आक्रमण नहीं कर पाएंगी, हम वहां पर हमला नहीं कर पाएंगे, तो हम वहां से छुप करके उस आस्था की आड़ लेकर के हम भारत के ऊपर कुछ भी हमला कर सकेंगे और भारत को एक बड़ी मुसीबत में हम डाल सकेंगे। दूसरी चीज कि हम भारत को मनोवैज्ञानिक दबाव में ला देंगे, भारत की जनता को मनोवैज्ञानिक दबाव में ला देंगे। ये भी एक उनका एक बड़ा सोचा समझा कोई गेम प्लान हो सकता है, जो अभी इस प्रकार की चीजों से दिखाई दे रहा है। और भारत की सेनाओं को निश्चित रूप से बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है सचिन इसमें। जी, सचिन जी जी, एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ कि अगर हाल ही में देखें तो लहासा में एक बाकायदा हम कह सकते हैं अभ्यास हुआ कि सायरन बजाया गया और ये कहा गया जैसे एक अभ्यास होता है कि अगर अटैक हो जाएगा, एयर अटैक हो जाएगा तो लोगों को क्या करना है। तो इस तरीके का रिहर्सल किया गया चीन की तरफ से लहासा में। तो ऐसी स्थिति क्यों बन गई? क्या उनमें डर बैठ गया है? क्या उनको एक घबराहट बैठी हुई है कि भारत किसी भी तरीके से उनसे 21 साबित होगा? लद्दाख में जो 29 और 30 अगस्त की रात में जो हुआ, उसके बाद निश्चित रूप से उनके सैनिकों के मन में भारत के सैनिकों और उनकी क्षमता को लेकर के एक दहशत तो बैठ ही गई, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। दूसरी चीज, चीन का पूरा चरित्र जो है यदि आप देखेगा तो वो एक कायर चरित्र है। वो लोग बहादुर नहीं है, उनके पास में शस्त्र हो सकते हैं, मशीनें हो सकती हैं, संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक सैनिक का जो शौर्य होता है, जो बहादुरी होती है, जो पराक्रम होता है, उसके मामले में वो हमारे सैनिकों के आगे कहीं नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए। सैनिक मनोविज्ञान में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें अपना जो मजबूत इरादा होता है, मनोबल होता है, पराक्रम होता है, वही निर्णायक साबित होता है, खासतौर पर इन्फेंट्री की जब लड़ाई होती है। और पहाड़ों में तो इन्फेंट्री की लड़ाई ही जीत दिलाती है। वहां पर किसी तरह से आपको कोई बड़े हथियार, बड़े अस्त्र शस्त्र वो विजय नहीं दिलाते हैं। तो इस चीज को चीन को भी समझ में आ गया है। दूसरा चीज, उसने सायरन बजा करके एक अपने लोगों को भी कंट्रोल करने की कोशिश ये की है कि अगर मान लीजिए तिब्बती स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एसएफएफ ने अगर वहां पर किया था, जो तिब्बती वो लोग हैं जो दलाई लामा के साथ यहाँ आए थे, और उनको अगर तिब्बतियों को, पूरी दुनिया को अब ये पता चला है कि उन तिब्बतियों की एक अपनी इतनी पराक्रमी फौज है, तो उसके कारण से जो तिब्बती लोगों के मन में अपने अपने स्वशासन को लेकर के जो उनकी दबी हुई इच्छाएं हैं और वो जो चीन की सेना का दमन है तिब्बत में, उसके बारे में जो उनका अंदर से एक वो रही होगी, वो एक विद्रोह का स्वर कहीं अधिक ज्यादा ताकत ना मिले उसको और वो फिर दोबारा से सर ना उठाने लगे, इसको लेकर के रोकने के लिए भी उन्होंने एक युद्ध अभ्यास का एक तरह से किया है। जबकि इसकी अभी दूर दूर तक अभी तो संभावना नजर नहीं आती, लेकिन यदि लड़ाई अगर छिड़ ही जाती है कल के दिन, तो फिर उसका क्या परिणाम होगा, कहाँ तक जाएगी, ये तो अभी कहना मुश्किल है। और वो उस लिहाज से तैयारी कर रहे हैं अपनी, फुल फ्लेज वॉर अगर होती है तो उस फुल फ्लेज वॉर में हमारा क्या होगा। सचिन जी, एक और चीज मैं जानना चाह रहा था, वापस हम पेंगांग लेक वाले इलाके में आते हैं। अगर चुशूल की बात करें या अहीर धाम की बात करें, रेजांगला की जो लड़ाई हुई थी, मेजर शैतान सिंह का नाम आता है, जिन्होंने बड़ी बहादुरी से, एक तरीके से बड़े शौर्य के साथ बड़ी तादाद में चीनी सैनिकों को हराया, या को हम कह सकते हैं कि से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और वो जगह हम कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में एक ऐसी जगह के तौर पर दर्ज है जिसमें जहां पर महावीर परमवीर व्यक्ति ने चीनियों को धूल चटाई थी। और उसी इलाके में फिर से जो है सैनिक गठजोड़ बढ़ा है, सारी चीजें बढ़ी हैं, और इस बार भारतीय सेना नीचे नहीं है, अपर हैंड है उसका। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से भारतीय सेना को अपर हैंड तो बनाना ही होगा जाकर। अभी तक हम लोग जिस एरिया को केवल पेट्रोलिंग तक ही सीमित रखते थे, पेट्रोलिंग के बाद में उसको हम छोड़ देते थे 1 महीने, 2 महीने में, 3 महीने में, जो भी प्रोटोकॉल निर्धारित होते हैं वहां पर जो फ्रंटियर पोस्ट पर
वो उसके हिसाब से वहाँ पर गश्त होती रहती थी। अब हमारे लिए ये बहुत एपरेंट हो गया है कि गश्ती व्यवस्था है उससे केवल काम बनने वाला नहीं। जो एलएसी का एरिया है वहाँ पर अपनी अपनी पोजीशन मजबूत करके वहाँ पर अपना अपना एक छोटी छोटी चौकियां जरूर बना ली जाए, ताकि वहाँ पर जो चीनी वहाँ दुस्साहस किया जा रहा है, एडवेंचर करने की जो कोशिश की जा रही है, उसको वहाँ पर रोका जाए। और हम लोगों का शौर्य, जैसे आपने बताया 1962 की लड़ाई का है, आप किसी भी सैन्य अधिकारी से या जो उस लड़ाई को जानता होगा, उस लड़ाई में अब तो भाग लेने वाले बहुत कम लोग बचे होंगे, लेकिन जो भी लोग, हम लोग वहां पर अपनी सैनिक जो क्षमता है उसके कारण से हम नहीं हारे, हम लॉजिस्टिक की कमी के कारण हारे। हमारे पास में गर्म कपड़े नहीं थे, हमारे पास में जूते नहीं थे, हमारे पास में कोई संसाधन नहीं थे, हमारे पास में गोला बारूद नहीं था, कुछ भी नहीं था हमारे पास में। एक एडवर्स सिचुएशन में भी हम लड़े, लेकिन ओवरऑल लड़ाई में भले हम लोग हार गए हों, लेकिन वहाँ बहुत सारे मोर्चों पर, जैसे आपने बताया मेजर शैतान सिंह का, तो हम लोगों ने जो अपने पराक्रम दिखाया, और बहुत सारी जगहों पर हमने चीनियों को एकदम विपरीत परिस्थिति होने के कारण भी हमने हावी नहीं होने दिया, हमने उनको धकेला पीछे। और उस बहादुरी को वो लोग भी जानते हैं। हमारे यहाँ उसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती, मोटे मोटे तौर पर यही मानते हैं कि बासठ की लड़ाई हम हार गए थे, लेकिन हमारी जवानों ने, हमारे जो सैनिक अधिकारियों ने जो जो वहाँ पर शौर्य दिखाया था, जो हौसला दिखाया था, उसकी चर्चा नहीं होती है। लेकिन हम लोग कभी भी उस हौसले में पीछे नहीं थे, आज भी पीछे नहीं है, और आने वाले समय में जो भी होगा, हम किसी भी दशा में उनको हमने बता दिया है। दूसरी चीज, ये घटना 1930 वाली हो या उसके पहले की हो, हमने इस देश के जनमानस के जनमानस के जो मस्तिष्क पटल के ऊपर एक जो धारणा बनी हुई थी, या वो बनी हुई थी कि चीन हमसे बहुत मजबूत देश है, अरे चीन से बच के रहो, या ये इस प्रकार की बातें, वो धारणा मिट गई है। हमारे देशवासियों में, हम सब लोगों के अंदर एक इतना जबरदस्त आत्मविश्वास आ चुका है कि चीन की चुनौती भी ऐसी चुनौती नहीं है जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। हमने डट करके मुकाबला किया है, डट कर मुकाबला कर सकते हैं, और उनको उनके इरादों में हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये आत्मविश्वास सब लोगों के अंदर आ गया है। ये आत्मविश्वास सेना में वो ट्रांसफर होगा, और हमारी सेनाएं मजबूती के साथ बॉर्डर की रक्षा करती है। सचिन जी, एक और घटना जो हाल फिलहाल की है, जिसको लेकर लगातार चर्चा रही, कि लोग कह रहे हैं कि भारतीय सेना तो चीन से लड़ रही है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोर को दाने खिला रहे हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है? अचानक जो है प्रधानमंत्री मोर को दाना खिलाते हुए नजर, इसके कुछ और भी मायने हैं, क्योंकि अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें या धार्मिक विश्वासों की बात करें, तो इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? प्रधानमंत्री जी ने जो मोर को दाने खिलाने वाला जो वीडियो था, उसको केवल पक्षी प्रेम की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो फिर तो आप उस मैसेज को समझ नहीं पाए। लेकिन जिनको समझना था उस मैसेज को, उन लोगों ने वो मैसेज समझ लिया अच्छी तरह से। देखिए, हमारे जो पौराणिक जो चरित्र हैं, उनकी एक उनके संकेत होते हैं, तो प्रधानमंत्री ने ये संकेत दिया। मोर किसका प्रतीक माना जाता है हमारे पुराणों में? मानते हैं हम लोग कि वहां पर जो भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र हैं, गणेश जी के जो बड़े भाई हैं, कार्तिकेय, जिनको दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम या मुरुगन के नाम से उनकी पूजा होती है, उनका वाहन है मोर। और मोर और कार्तिकेय कौन है? कार्तिकेय जो है वो योद्धा हैं, बहुत बड़े योद्धा है, और वो देवराज इंद्र की सेना के प्रधान सेनापति है, कमांडर इन चीफ। तो कमांडर इन चीफ खुश कैसे होगा? उनके वाहन को प्रसन्न आप करिए, मोर को प्रसन्न करना, आप उसको दाना खिलाइए और उसके साथ में प्रेम करिए। अगर वो आपसे प्रसन्न है तो वो साफ साफ दिखाई दे रहा कि कमांडर इन चीफ जो है देव सेना की, वो कमांडर इन चीफ का जो वाहन है मोर, वो हमारे प्रधानमंत्री से संतुष्ट है, प्रसन्न है। ये वहां पर दिखाई दे रहा है। ये वो संदेश दे रहे थे जाकर के कि देवताओं का और सबका रुख जो है वो हमारे प्रति, भारत के प्रति अनुकूल है, और वो एक तरह से वो संदेश भी दे रहे थे कि हम पूरी तरीके से युद्ध के लिए तैयार हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी ने ये साफ साफ संकेत दे दिया। जिसको समझना था वो मैसेज को समझ लिया, जिसको नहीं समझना है
जो नहीं जानता है भारत की संस्कृति को, भारत की उसको, क्या समझेगा? सचिन जी, न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं भारत और चीन आमने सामने खड़े हैं और कई इलाकों में गतिविधियां चल रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की सेनाओं को पूरी तरीके से सतर्क रहना होगा और वो सतर्क भी हैं, क्योंकि पैंगांग लेक के आसपास जिस तरीके से भारत की सेनाओं ने एक तरीके से अपर हैंड बनाया है, उससे कहीं ना कहीं चीन वाकई बेचैन है। लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है मानसरोवर के इलाके से। और चीन को ये कहीं ना कहीं गलतफहमी है कि मानसरोवर के इलाके में अगर वो मिसाइल तैनात करता है, तमाम जमावड़ा बढ़ाता है और वो ऐसी जगह पर जिसको ट्राई जंक्शन बोलते हैं, यानी वो इलाका जो मानसरोवर का रास्ता रहा है, भारत को जो रास्ता दिया गया है मानसरोवर का, जिसको हम काला पानी लिपुलेख कहते हैं, उस इलाके से उसको लग रहा है कि जो ट्राई जंक्शन है वहां पर कहीं ना कोई एक्टिविटी हो सकती है, इस तरीके की आशंकाएं हैं। लेकिन भारत की सेना पहले से सतर्क है। भारत के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं या रक्षा जानकार हैं वो उस पर नजर रखे हुए हैं। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।